दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी का और हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जिसका सीधा असर आपकी जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 12,20,433 पहुँच गई है। आपको बता दें कि सक्रिय मरीजों की संख्या 4,18,004 है, जबकि अच्छी बात यह है कि 7,72,488 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यह है कि 29,531 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि महाराष्ट्र जो सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य है, वहां पर 3,27,031 मरीज हो गए हैं, जबकि तमिलनाडु दूसरे नंबर पर बना हुआ है और वहां 1,86,492 मामले हैं, जबकि दिल्ली में 1,26,323 मामले हो गए हैं और कर्नाटक में 75,833 मामलों के साथ चौथे नंबर पर बना हुआ है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 5 अगस्त को राम मंदिर का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी, सभी राज्यों के सीएम को भेजा जाएगा निमंत्रण। दोस्तों आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज ने बुधवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रस्तावित राम मंदिर के 5 अगस्त को भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि इस समारोह में सभी मुख्यमंत्रियों को भी अवश्य ही आमंत्रित किया जाना चाहिए। स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने कहा कि प्रधानमंत्री राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए 5 अगस्त को अयोध्या आने को सहमत हो गए हैं। इससे पहले ये अटकलें थी कि वह डिजिटल माध्यम से समारोह में शामिल होंगे, लेकिन ये आग्रह किया गया कि व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर किया जाना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ ने अभी तक इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है कि प्रधानमंत्री समारोह में शामिल होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि सभी मुख्यमंत्रियों को, प्रमुख संतों को और सामाजिक नेताओं को अवश्य ही आमंत्रित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महामारी के मद्देनजर अयोध्या में 5 अगस्त के समारोह में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बोले रख लें जरूरी सामान, भोपाल में 24 जुलाई से 10 दिन के लिए लगेगा लॉकडाउन। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि भोपाल में 24 जुलाई को रात 8 बजे से 10 दिनों के लिए लॉकडाउन शुरू होगा। प्रदेश की राजधानी में महामारी संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनजर ये बड़ा फैसला किया गया है। लॉकडाउन के दौरान जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, शराब की दुकानें भी इस दौरान खोलने का निर्देश दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि भोपाल में आज महामारी की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लॉकडाउन किए जाने का निर्णय लिया। इसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान भोपाल में आने और जाने वालों को ई पास लेना होगा, बगैर इसके कोई भी आदमी बाहर नहीं निकल पाएगा। लोगों को 2 दिन पहले ही लॉकडाउन के बारे में सूचित कर दिया गया है, इसलिए उन्हें जल्द से जल्द जरूरी सामान ले लेना चाहिए। सरकारी राशन की दुकानों को भी अगले 2 दिनों में सामान देने का निर्देश दे दिया गया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगली कैबिनेट बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने इस महीने 3 दिन के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया है। ममता बनर्जी के ऐलान के बाद से सियासी बवाल मचा हुआ है। दरअसल ममता बनर्जी ने गुरुवार, शनिवार और बुधवार यानी कि 23, 25 और 29 जुलाई को लॉकडाउन की घोषणा की है, लेकिन शुक्रवार को छोड़ दिया है। आपको बता दें कि इस्लाम में शुक्रवार का दिन बेहद ही अहम माना जाता है और इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ने के लिए एकजुट होते हैं। देश में यह पहली बार है जब इस तरह का लॉकडाउन किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि मणिपुर में तेजी से फैल रहे महामारी संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए गुरुवार से 14 दिन तक के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि ये दोपहर 2 बजे से लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने राज्य में महामारी संक्रमण बढ़ने के मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि राज्य सरकार के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश में 27 जुलाई को सुबह 6 बजे से लॉकडाउन लागू रहेगा। प्रशासन के अनुसार बांदीपुरा को छोड़कर रेड जोन में शामिल सभी जिलों में लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान कृषि, बागवानी और निर्माण गतिविधियां जारी रहेंगी। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से महामारी के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, राज्यों ने दोबारा से फिर से लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस राज्य में रहते हैं, क्या आपके राज्य में भी लॉकडाउन लगा हुआ है? आप अपने नाम के साथ राज्य का नाम लिखकर कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि बेंगलुरु में बस सेवा बहाल, चल रही है 1500 बसें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बेंगलुरु शहर में बुधवार को बस सेवा फिर से शुरू कर दी गई। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। फिलहाल प्रतिदिन सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक सिर्फ 14 घंटों के लिए बसें उपलब्ध रहेंगी, क्योंकि लागू लॉकडाउन को हाल ही में हटा दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन कॉर्पोरेशन ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी प्रमुख परिवहन मार्गों पर सुबह 5 बजे से 1500 बसों के साथ अपनी सेवाओं को फिर से शुरू कर दिया। यात्री ट्रैफिक के पैटर्न के आधार पर बीएमटीसी बाद में सेवाओं की संख्या बढ़ाने के बारे में सोचेगी।
दोस्तों आपको बता दें कि सड़क परिवहन निगम के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार के आदेशों के मद्देनजर बीएमटीसी बुधवार से अपनी सेवाएं आम जनता के लिए संचालित करेंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार मुंह और नाक ढकने के लिए फेस मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। बिना फेस मास्क के यात्रियों को बस में सवार होने नहीं दिया जाएगा। आपको बता दें कि अधिकारी ने आगे कहा कि अगर बस में सभी सीटें भर जाएं, तो यात्री उस बस में नहीं बैठेंगे और अगली बस का इंतजार करेंगे। बुखार और अन्य बीमारियों से पीड़ित यात्रियों को यात्रा करने से बचना चाहिए। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को महामारी संक्रमण के 1714 नए मामलों के साथ बेंगलुरु इस दक्षिण राज्य में सबसे अधिक संक्रमण के मामलों वाला शहर है। इस शहर में महामारी मरीजों की संख्या बढ़कर 34,943 हो गई है, जिसमें कि 26,746 मरीज सक्रिय हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि दिल्ली में अब हर महीने होगा सीरो सर्वे, 77% आबादी पर है महामारी का खतरा। दोस्तों आपको बता दें कि सीरो सर्वे के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद दिल्ली सरकार ने हर महीने इस सर्वे को कराने का फैसला किया है। आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हम हर महीने 1 से 5 तारीख तक दिल्ली में सीरो सर्वे करवाएंगे। आपको बता दें कि दिल्ली महामारी के फैलाव का पता लगाने के लिए सीरो सर्वे कराया गया था और इस सर्वे से पता चला कि दिल्ली की 22.86% आबादी महामारी से संक्रमित हुई है। आपको ये भी बता दें कि जांच में ये पता चला है कि ज्यादातर संक्रमित लोगों में महामारी के कोई संकेत दिखाई नहीं दिए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में सीरो सर्वे 27 जून से 10 जुलाई तक किया गया और इस सर्वे में दिल्ली के तकरीबन सभी 11 जिले शामिल किए गए। 13 दिन तक चले सर्वे में 21,387 लोगों के सैंपल इकट्ठे किए गए। दोस्तों आपको बता दें कि इस सर्वे से पता चला है कि दिल्ली के 8 जिले ऐसे हैं जिनमें 20% लोगों में एंटीबॉडी पाया गया है और 77% लोगों को महामारी का खतरा बना हुआ है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, वोडाफोन और आइडिया यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे 2 साल बाद उठा सकेंगे ये बड़ा फायदा। दोस्तों आपको बता दें कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन और आइडिया का आज से करीबन 2 साल पहले 31 अगस्त 2018 को मर्जर हुआ और दोनों कंपनियां इस तरह टेलीकॉम सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनियां मिलकर अब एक कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बन गई। लेकिन इस मर्जर के 2 साल के बाद भी कई यूजर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पर तमाम तरह की सुविधाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया ने अपने पोस्टपेड कंसोलिडेशन के पूरा होने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में अब आइडिया के पोस्टपेड यूजर्स को एक तरह की सर्विस दी जा सकेगी। दोस्तों आपको बता दें कि कंपनी की ओर से पोस्टपेड कंसोलिडेशन के ऐलान के बाद आइडिया के पोस्टपेड सब्सक्राइबर अब वोडाफोन रेड प्लान के बेनिफिट्स का फायदा पा पाएंगे। इतना ही नहीं, अब ग्राहक एक समान कस्टमर सर्विस और बेहतर डिजिटल एक्सपीरियंस का आनंद भी ले पाएंगे। दोस्तों अगर आपके पास वोडाफोन या आइडिया का सिम है तो आपके लिए ये खुशखबरी है कि आपको अब ये प्लान वापस मिल पाएंगे। और इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, मुकेश अंबानी दुनिया के टॉप 5 अमीर व्यक्तियों में शामिल। रिलायंस का बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ रुपए के पार। दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण बड़ी तेजी से बढ़ता हुआ बुधवार को 13.17 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। इसका आंकलन कंपनी के चुकता और आंशिक चुकता शेयरों के बाजार मूल्यों के आधार पर किया गया। इसके साथ ही फोर्ब्स की अमीर व्यक्तियों की वास्तविक समय पर जारी की जाने वाली सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रमुख मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 5वें पायदान पर आ गए। दोस्तों आपको बता दें कि अभी 2 सप्ताह पहले 6 जुलाई 2020 को कंपनी का बाजार पूंजीकरण 160 अरब डॉलर था। कंपनी ने बुधवार को एक बयान में कहा कि रुपए में रिलायंस इंडस्ट्रीज का एम कैप पिछले 6 साल में 10 लाख करोड़ रुपए बढ़ा है। इसमें से 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा पिछले 10 महीने में हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि RIL का बाजार पूंजीकरण 19 जून 2020 को 150 अरब डॉलर को पार कर गया था, लेकिन केवल एक ही महीने के अंदर ये 25 अरब डॉलर से अधिक बढ़ गया। बाजार पूंजीकरण में इस वृद्धि के साथ ही फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार मुकेश अंबानी 75 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ अमीरों की सूची में 5वें स्थान पर आ गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, अब QR कोड से होगी रेलवे के रिजर्वेशन टिकट की जाँच। जानिए क्या होगा प्रोसीजर। दोस्तों आपको बता दें कि रेलवे ने रिजर्वेशन टिकटों को बिना छुए उनकी जांच के लिए QR कोड की नई व्यवस्था लागू कर दी है। सभी जोनल के लिए सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने एक एप्लीकेशन बनाया है। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने वाले TTE QR कोड से रजिस्ट्रेशन टिकटों की सारी डिटेल की जांच कर सकेंगे। यात्री के मोबाइल फोन से लिंक और QR कोड के मिलान से उसकी यात्रा का सारा विवरण मोबाइल फोन पर उपलब्ध हो जाएगा। दरअसल महामारी को देखते हुए रेलवे ने अपनी TTE को बिना किसी यात्री के टिकट की जाँच के नई व्यवस्था शुरू की है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया, यात्री का रिजर्वेशन टिकट बुक होने के बाद QR कोड का URL लिंक का SMS यात्री के मोबाइल फोन पर भेज दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करते समय या ट्रेन में टिकट चेकिंग के दौरान यात्रियों को SMS में उपलब्ध QR कोड को URL पर क्लिक करना होगा। ऐसा करते ही यात्री के मोबाइल ब्राउजर पर QR कोड दिखने लगेगा।
टीटीई यात्री के मोबाइल पर दिख रहे इस कोड को QR कोड स्कैन की सुविधा वाले अपने मोबाइल फोन से स्कैन कर सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि QR कोड जनरेट करने वाले लिंक की ये सुविधा लागू करने की प्रक्रिया अंतिम दौर में है। जल्द ही टिकट जांच का ये तरीका यात्रियों और टीटीई दोनों के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मौसम के ताजा अपडेट को। आपको बता दें कि नोएडा और दिल्ली समेत NCR के शहरों में 27 जुलाई तक रोजाना होगी बारिश। दोस्तों आपको बता दें कि मानसून के सक्रिय होने के साथ ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा समेत NCR के अन्य शहरों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। बुधवार को भी नोएडा, ग्रेटर नोएडा में तकरीबन 30 मिनट तक मूसलाधार बारिश हुई। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक आगामी 27 जुलाई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा, मतलब कि कहीं तेज तो कहीं धीमी बारिश होती रहेगी। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले मंगलवार को पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहे। दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला शाम तक जारी रहा। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक एक दिन पहले मंगलवार को बारिश के चलते अधिकतम तापमान 33.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि डीजल की होम डिलीवरी सेवा का होगा विस्तार, स्टार्टअप को मिलेगा 2000 करोड़ का बाजार। दोस्तों आपको बता दें कि तेल मार्केटिंग कंपनियों ने देश में बड़े स्तर पर डीजल की होम डिलीवरी करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनियों ने इच्छुक फर्मों से अभिरुचि पत्र मांगे हैं। इससे इस क्षेत्र में सक्रिय स्टार्टअप के लिए करीबन 2000 करोड़ रुपए का बाजार खुल सकता है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि साल 2018 से ही तेल कंपनियां प्रायोगिक स्तर पर कई शहरों में डीजल की होम डिलीवरी कर रही है, लेकिन अब इसे बड़े पैमाने पर करने की तैयारी है। दोस्तों आपको बता दें कि ये फर्म अब आधिकारिक रूप से अपने नाम से बिल बनाते हुए ग्राहकों को डीजल की आपूर्ति कर सकेंगे। गौरतलब है कि साल 2017 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाई स्पीड डीजल की होम डिलीवरी करने के प्रस्ताव पर विचार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों आपको बता दें कि साल 2018 में इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने प्रायोगिक तौर पर यह होम डिलीवरी सेवा शुरू की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि गहलोत ने पीएम को लिखी चिट्ठी, कहा कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश में है बीजेपी। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान का सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। गहलोत ने चिट्ठी के जरिए कहा है कि चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि सरकार गिराने में भारतीय जनता पार्टी के नेता शामिल हैं। इस साजिश में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का हाथ है। हमारी पार्टी के अति महत्वाकांक्षी नेता भी इसमें शामिल हैं। सीएम ने कहा कि विधायकों की खरीद फरोख्त के जरिए सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। आपको बता दें कि सीएम गहलोत की ओर से ये पत्र 19 जुलाई को लिखा गया था, जो अभी सामने आया है। गहलोत ने मध्य प्रदेश सरकार गिराने का भी जिक्र इस पत्र में किया है। उन्होंने कहा कि महामारी काल में कमलनाथ सरकार भी बीजेपी की साजिश की वजह से गिरी थी। दोस्तों आपको बता दें कि गहलोत ने कहा कि महामारी संकट के बीच हमारी प्राथमिकता जनता की मदद करना है, लेकिन राज्य में चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश चल रही है। लेकिन हमारी सरकार सुशासन देते हुए अपना कार्यकाल पूरा करेगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, लखनऊ को झटका, फिलहाल तो गुरुग्राम की पॉश सोसाइटी में पति के साथ रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। दोस्तों आपको बता दें कि नई दिल्ली में रहकर भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद सक्रिय कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी फिलहाल तो लखनऊ में नहीं रहेंगी। नई दिल्ली में 31 जुलाई तक सरकारी बंगला खाली करने के बाद वह गुरुग्राम में रहेंगी। पहले तो माना जा रहा था कि वह लखनऊ के कॉल हाउस को अपना आशियाना बनाएंगी, लेकिन अभी तो लखनऊ को उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा का इंतजार करना पड़ेगा। गुरुग्राम के बाद फिर वह नई दिल्ली में ही अपना स्थायी ठिकाना बनवाएंगी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि देश में ही रखा जाए डिजिटल डेटा ताकि हो सके लोगों की निजता की हिफाजत। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बुधवार को G20 देशों के मंत्रियों की डिजिटल बैठक में कहा कि हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि डिजिटल इकोनॉमी को डेटा इकोनॉमी के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमको डेटा की सुरक्षा, संप्रभुता को भी समझने की जरूरत है। डेटा को संबंधित देश के पास ही होना चाहिए, जिससे कि वह अपने लोगों की निजता की हिफाजत कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि प्रसाद ने कहा कि जहां तक डेटा सुरक्षा और उसकी गोपनीयता की बात है, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म को संप्रभु देश की चिंताओं के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। हम सभी को ये समझने की जरूरत है कि डिजिटल इकोनॉमी को डेटा इकोनॉमी के साथ हाथ मिलाकर चलना होगा। डेटा को संबंधित संप्रभु देश के साथ ही स्टोर किया जाना चाहिए, ताकि वे अपने नागरिकों की निजता की सुरक्षा कर सके। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार द्वारा 59 चीनी ऐप पर बैन लगाए जाने के बाद पहली बार था कि जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन के डिजिटल मिनिस्टर मियाओ वी के साथ G20 की वर्चुअल बैठक का मंच साझा किया। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूएस ने चीनी दूतावास बंद करने के लिए कहा, चीन ने दी पलटवार की धमकी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के ह्यूस्टन में चीनी दूतावास बंद करने के आदेश के बाद चीन ने पलटवार करने की कोशिश की है। अमेरिका ने कहा कि ह्यूस्टन में चीनी दूतावास को बंद करने का फैसला अमेरिकियों की बौद्धिक संपदा और निजी जानकारी सुरक्षित करने के लिए किया गया है।
दोस्तों आपको बता दें कि चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका ने मंगलवार को दूतावास बंद करने की मांग की थी। वांग ने कहा कि अमेरिका का ये कदम अभूतपूर्व तरीके से टकराव को बढ़ाने वाला है। उन्होंने कहा कि चीन ये मांग करता है कि अमेरिका अपने इस फैसले को वापस ले। अगर अमेरिका इस पर आगे बढ़ता है तो चीन भी इसके जवाब में कार्रवाई करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने अमेरिकी राजदूतों के प्रति सद्भावना दिखाई और अमेरिका में उनके राजदूतों ने अमेरिकी चीन संबंधों को मजबूत किया। इसके विपरीत अमेरिका ने जून महीने में चीनी राजदूतों पर बिना किसी वजह के तमाम तरह की पाबंदियां लगाई। उन्होंने कहा कि अमेरिका का दावा है कि चीन अमेरिका के संबंधों में असंतुलन है। ये उनका हमेशा का बहाना रहता है जिसका कोई भी आधार नहीं है। वास्तव में राजदूतों और राजनीतिक संस्थाओं की संख्या की बात करें तो चीन के मुकाबले उनकी ही तादाद ज्यादा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने चीन को सुनाई खरी खरी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने पूर्वी लद्दाख में भारत के साथ झड़प सहित पड़ोसी देशों के साथ चीन के रवैये की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि हिमालय क्षेत्र में बीजिंग दूसरे देशों को परेशान नहीं कर सकता। दोस्तों आपको बता दें कि लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन में माइक पोम्पियो ने कहा ब्रिटिश विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब के साथ उनकी बातचीत में चीन प्रमुख मुद्दों में से एक था। पोम्पियो ने कहा कि आप उनकी समुद्री क्षेत्र के लिए दावा नहीं कर सकते जिन पर आपका कोई अधिकार नहीं है। आप हिमालय क्षेत्र में दूसरों देशों को परेशान भी नहीं कर सकते। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ काम भी करते रहें और उनका इस्तेमाल अपने कृत्यों को छुपाने के लिए करें। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मैं इस तरह से नहीं सोचता। हमारा मानना है कि दुनिया को मिलकर काम करने की जरूरत है। चीन सहित सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के तहत काम करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए उचित और सुसंगत हो। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को इंडिया आइडिया समिट 2020 को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में निवेश के फायदे गिनवाए। पीएम मोदी ने अमेरिका को डिफेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ जैसे सेक्टर में निवेश करने का न्योता दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत में निवेश का इससे अच्छा समय नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने ये बात भारत और अमेरिका के लोगों को संबोधित करते हुए कही। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि भारत अवसरों के देश के रूप में उभरा है। महामारी के बाद दुनिया को तेजी से वापस पटरी पर लाने में भारत अमेरिका की साझेदारी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। दोस्तों आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हाल के अनुभवों ने हमें सिखाया है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था दक्षता और अनुकूलन पर भी केंद्रित है। आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत दुनिया को योगदान दे रहा है। आपको बता दें कि आज भारत की ओर दुनिया देख रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत खुलेपन, अवसरों और विकल्पों का सही मिश्रण प्रस्तुत करता है। पहली बार शहर की तुलना में ग्रामीण इंटरनेट उपयोगकर्ता अधिक हैं। भारत में निवेश करने का विकल्प व्यापक है। भारत आपको हमारे किसानों की मेहनत में निवेश करने के लिए आमंत्रित करता है। हमने हाल ही में कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार किए हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि जब तक बंद है स्कूल नहीं ले सकेंगे फीस, गुजरात सरकार का नोटिफिकेशन। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज महामारी के नए मामले सामने आ रहे हैं। वहीं महामारी के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन के कारण स्कूल अभी भी बंद है। ऐसे में गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अभिभावकों को स्कूल फीस भरने से राहत दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए अभिभावकों को राहत दी है। गुजरात सरकार के नोटिफिकेशन के मुताबिक जब तक स्कूल शुरू नहीं होते हैं तब तक स्कूल अभिभावकों से फीस नहीं ले सकते। वहीं अगर स्कूल की ओर से फीस लेने के लिए दबाव बनाया जाता है तो जिला शिक्षा अधिकारी उन पर एक्शन लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि नोटिफिकेशन में कहा गया है कि जिन अभिभावकों ने बच्चों की स्कूल फीस जमा करवा दी है उन्हें स्कूल खुलने के बाद फीस वापस कर दी जाएगी या अगले महीने की मानी जाएगी। हालांकि गुजरात सरकार के इस फैसले के विरोध में गुजरात के प्राइवेट स्कूल उतर आए हैं। गुजरात के प्राइवेट स्कूल मंडल ने अब से ऑनलाइन क्लास देने से इनकार कर दिया है। दोस्तों हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महामारी में अभी स्कूल बंद है तो क्या ऐसे में स्कूलों को फीस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कपिल शर्मा शो में होगा बड़ा बदलाव, सेट पर बैठेगी असली नहीं नकली जनता। दोस्तों आपको बता दें कि द कपिल शर्मा शो की शूटिंग शुरू हो चुकी है और शो भी बहुत ही जल्द टीवी पर वापसी करेगा। छोटे पर्दे का ये सबसे लोकप्रिय टीवी शो कुछ बदलावों के साथ वापसी कर रहा है। आपको बता दें कि महामारी काल में शूटिंग की इजाजत कुछ शर्तों के साथ मिली है और उन शर्तों को सेट पर बखूबी पूरा किया जा रहा है। शो में जिस बात को लेकर सबसे बड़ा असमंजस था वो था एक ऑडियंस का, जिसमें पब्लिक शूटिंग के दौरान सामने बैठी होती है। तय शर्तों के मुताबिक सेट पर कम से कम लोगों में शूट करने की इजाजत है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि मेकर्स ने इसका क्या हल निकाला है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार द कपिल शर्मा शो में आपको ऑडियंस की जगह कार्डबोर्ड की कटिंग्स वाले दर्शक नजर आएंगे। शायद ये कार्डबोर्ड कटिंग्स भी इसलिए रखी जाएगी ताकि अर्चना पूरन सिंह के आसपास वाला बैकग्राउंड खाली नहीं लगे। आपको बता दें कि अर्चना ने हाल ही में एक बिहाइंड द शूटिंग वीडियो शेयर किया था जिसमें
में साफ नजर आ रहा था कि उनके पीछे कार्डबोर्ड की कटिंग्स रखी हुई है। हालांकि शो की शूटिंग के दौरान डायरेक्टर्स कलाकारों को पूरी तरह से वो फील देने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्हें पहले मिला करता था, यानी शो की शुरुआत और बीच बीच में सुनाई देने वाली वो जोरदार तालियां जो कलाकारों का उत्साह डबल कर दिया करती थी। वीडियो में दिख रहा है कि शूट के दौरान कुछ कर्मचारियों को निर्देशक ने एक तरफ बिठा दिया है और उनसे तालियां बजाने को कह रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।